मैं डॉक्टर खुशबू वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। आज हम यहाँ बीएमटीसी 134 पाठ्यक्रम के बीजगणित विषय के की किताब 2 है जिसका नाम है वलय सिद्धांत के 15वीं इकाई के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस इकाई में हम बहुपद के वलयों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। पिछली इकाइयों में हमने बहुपद वलयों के बारे में हमने चर्चा की थी कि वलय कैसे होता है, वलयों के प्रकार क्या होते हैं, क्षेत्र क्या होता है, पूर्णांकीय क्षेत्र क्या होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आइए हम आगे बढ़ते हैं कि बहुपद वलय क्या है, इसकी क्या उपयोगिताएँ हैं, क्या इसकी परिभाषा है और कब इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं और कब ये हमें इसको डिस्प्रूव करना है, कब इसकी जो भी परिभाषाएँ होती हैं, जो भी इसकी विशेषताएँ होती हैं, ये कब बहुपदों को कहाँ पर अ, अपने गुणों को कैसे किस प्रकार से ये सिद्ध करता है। तो यही इस इकाई का उद्देश्य है कि हम यहाँ पर बहुपदों के वलयों के बारे में चर्चा करें कि क्या ये हमारा कोई ग्रुप डिफाइन करता है या नहीं? क्या ये वलय के फॉर्मेट में वलय की डेफिनिशन को फॉलो करता है कि नहीं? अगर फॉलो करता है, तो क्या इनकी प्रमेयों को भी पूर्णतया प्रिजर्व करता है या नहीं? तो कब करता है और क्यों नहीं करता है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर गहन चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिटेल में समझते हैं कि बहुपदों के बहुपदों का जो वलय होता है, इसकी जो बेसिक जो डेफिनिशंस हैं, वो क्या है? तो मान लीजिए R एक हमारा यहाँ पर वलय है, तो मैंने पिछली इकाई में पहले भी डिस्कस कर रखा है कि अगर R आपका जो भी एक R हमें रिंग को हमेशा हम कैपिटल R से यहाँ पर डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले बहुपदों के वलय के डिफाइन करने के लिए हमें एक रिंग की ज़रूरत होगी। तो मान लीजिए R एक हमारा यहाँ पर एक जनरल एक रिंग है। तो x यहाँ पर एक इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है, तो x में किसी बहुपद को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो बहुपद का मतलब ही क्या होता है कि इसके पार्ट को ही अपने अपने इसकी डेफिनिशन ही इसी बहुपद शब्द में ही छुपी हुई है, यानी एक से ज़्यादा पद। बहुपद का मतलब एक से ज़्यादा पद। तो अगर एक से ज़्यादा पद वो किस तरह से होंगे? मान लीजिए पहला पद आपने 5 पदों का कोई यहाँ पर एक x के फॉर्मेट में एक यहाँ पर हमने इक्वेशन लिया या आप कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल लिया। इक्वेशन का मतलब जब इक्वेशन इक्वल्स टू हम यहाँ पर बहुपदों को बराबर 0 कर देते हैं, तो हमारा बहुपद इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर अभी हम बहुपदों की बात कर रहे हैं, अभी इक्वेशन पर हम नहीं गए हैं कि एक से ज़्यादा हमने पद लिए और हर एक पद में हमारा x वहाँ पर इन्वॉल्व है। तो पहला पद क्या होगा? वहाँ पर x होगा। दूसरे पद में अगर थोड़ा चेंज करना चाहेंगे तो वो x स्क्वायर हो सकता है, तीसरे में x क्यूब हो सकता है, चौथे में x की पावर कुछ और बढ़ सकती है। अब इन बहुपदों को लिखने का एक सीक्वेंस है, क्योंकि x के ही हर पद में x आपका दिखना चाहिए और उसके हर एक का जो वैल्यू यहाँ पर x की यहाँ पर डिफरेंट है। तो इसका लिखने का एक सीक्वेंस होता है कि सबसे पहला जो पद होता है वो x की हम सबसे लोएस्ट कास्ट को लिखते हैं, लोएस्ट यहाँ पर पद को यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद अगर आपने सबसे पहला पद x की पावर 0 के यहाँ पर जितने उससे रिलेटेड पद होंगे वहां पर ले लिया, और उसके बाद x की पावर 0 अगर जिसमें जिसमें कॉमन होगा उसको कॉमन करने के बाद उसके सारे गुणांकों को उसको मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं। फिर प्लस से सेपरेट करने के बाद अगला पद क्या होगा? x की रेज़ टू पावर 1 होगा। 1 x की रेज़ टू पावर 1 के जितने भी यहाँ पर हमारे पद उपस्थित होंगे उनको एक साथ लिखने के बाद उनमें से x रेज़ टू पावर 1 कॉमन करने के बाद अब सिर्फ उनके गुणांकों को उससे x रेज़ टू पावर 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तीसरे पद में क्या होगा? x का स्क्वायर के पद को ऐसे ही हम लिख सकते हैं। इसी तरह x रेज़ टू पावर क्यूब की x रेज़ टू पावर यहाँ पर 3, 4, 5 ऐसे करते-करते जनरल फॉर्मेट में अगर आप कहें तो आखिरी पद क्या होगा? जो सबसे हाईएस्ट पद होगा जिस आप पॉलिनोमियल को डिफाइन कर रहे हैं, वो होगा x रेज़ टू द पावर n और उसके कुछ गुणांक होंगे। अब उनके गुणांकों को भी यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है कि यहाँ पर कि किस तरह से हमें पता चले। मान लीजिए कहीं पर लिखा है a1 x रेज़ टू पावर 1, इसका मतलब यहाँ पर a1 क्या है? ये x रेज़ टू पावर 1 जो पद है उसका गुणांक है। तो इस बहुपदों को भी रिप्रेजेंट करने का एक से ज्यादा यहाँ पर तरीके हैं कि कैसे हम रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पर x रेज़ टू पावर 0 का जो गुणांक होगा उसको a0 से, x रेज़ टू पावर 1 के गुणांक को a1 से, x रेज़ टू पावर 2 के गुणांक को a2 से, और ऐसे ही अगर आप कहें कि x रेज़ टू पावर 5 का गुणांक क्या होगा? वो a5 होगा, और n का क्या होगा? an होगा। तो ये सारे क्या है? x के यहाँ पर गुणांक है। तो इनको अगर हम प्लस से सेपरेट करें और एक सीक्वेंस में लिखते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? एक बहुपद। और बहुपद किस पर डिफाइंड है? यहाँ पर वो x पे डिफाइंड है। तो मान लीजिए आर आपका रिंग है और
अब इसको हम रिंग से बहुपद को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इस रिंग का पे डिफाइन ये बहुपद इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो गुणांक होते हैं a0 से लेकर an तक, ये हम रिंग से लेते हैं। तो जिस भी रिंग से हमने ये गुणांक लिया, ये कहलाएगा कि ये एक बहुपद है। किस पे डिफाइंड है, ये उस रिंग पे डिफाइंड है जहां के इसके गुणांक आपको दिख रहे हैं। अब बहुपदों पे आगे बढ़ते हैं इन पे। यहाँ पर जो n वैल्यू डिफाइन करती है, वो n बताती है कि इस बहुपद का पावर, हाईएस्ट पावर यहाँ पर कौन सा स्टेप यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो जो सबसे बड़ा जो x की पावर होगी वही बताएगा। तो मान लीजिए वहां पर x की पावर 0 हाईएस्ट पावर दिख रहा है, इसके बाद x रेज टू पावर 1 से लेकर अंत तक कोई भी पद वहां पर प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये इस तरह का पॉलिनोमियल जहां पर x की पावर 0 ही सबसे हाईएस्ट पद है, वो पद कहलाता है कि ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो x रेज टू पावर 0 की जो भी किसी भी पद के पावर अगर हम 0 कर देते हैं तो वो वैल्यू हमारी 1 में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा इसको हम क्या कहते हैं कि एक अचर पद है, एक कांस्टेंट टर्म है जो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, इसकी वैल्यू x पे यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रही है। क्योंकि आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रखेंगे, पावर 0 करने के बाद वो वैल्यू हमारी 1 में ही कन्वर्ट हो जाएगी, इसीलिए इसका नाम अचर पद कहा गया है। ये अपने आप में अचर है, ये चेंज नहीं होगा। इंग्लिश में से हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि बहुपदों की घात या उसके गुणांक या अग्रग गुणांक के बारे में यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो बहुपद का जो सबसे हाईएस्ट जो टर्म होगा, बहुपद में सबसे हाईएस्ट टर्म होगा, मान लीजिए आपने x में डिफाइन किया, तो x का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही क्या कहलाएगा, उस बहुपद का बहुपद की घात कहलाएगी या फिर उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर पहली लाइन में जो बहुपद लिखा हुआ है उसकी डिग्री n है, क्योंकि यहाँ पर n सबसे हाईएस्ट यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है, इसको इंक्रीजिंग फॉर्मेट में हमने लिखा हुआ है। और इसका जो गुणांक होगा वो जितने भी यहाँ पर x के पद लिखे होते हैं उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे यहाँ पर a0 a1 a2 ये सारे इसके गुणांक कहलाएंगे। अग्रग गुणांक क्या होगा, इन गुणांकों में भी अग्रग गुणांक का क्या मतलब होता है, जो हाईएस्ट टर्म है आपका बहुपद का उसका जो गुणांक होगा। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी प्रेजेंट है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a2 है, x1 का गुणांक a1 है। इसी तरह जो इसमें आप ढूंढेंगे इस पूरे बहुपद में सबसे हाईएस्ट पद कौन सा है, इसकी डिग्री कौन सी है, तो सबसे हाईएस्ट पे हम पहुंचते हैं कि x रेज टू पावर n है। तो n क्या बता रहा है, ये इस बहुपद का गुणांक की डिग्री को बता रहा है, और इसके कोफिशिएंट को हम कहेंगे कि ये एक लीडिंग कोफिशिएंट है। लीडिंग कोफिशिएंट कहने का मतलब यही है कि ये जिस भी x के पद से मल्टीप्लाई करा जा रहा है वो हमारी उसकी पावर हमारा इस बहुपद की डिग्री को बता रहा है। तो ये था हमारे बहुपद के बारे में। अब इन बहुपदों को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि अचर बहुपद क्या कहलाता है, कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या है कि उस बहुपद में सिर्फ एक ही टर्म है और वो है अचर पद। क्योंकि अचर पद के अलावा अगर आपने कोई दूसरा अगर पद लिया तो वो क्या होगा, a1 x रेज टू पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू x पर डिपेंड करने लगेगी, x की डिफरेंट वैल्यू पे ये पद आपका पॉलिनोमियल डिफरेंट आने लगेगा। तो लेकिन हमें क्या यहाँ पर डिफाइन करना है, अचर बहुपद। ये अचर बहुपद होने का मतलब यही है कि यहाँ पर जो टर्म है वो x रेज टू पावर 0 ही यहाँ पर दिया हुआ है। x रेज टू पावर 0 करने पर वो टर्म हमारा 1 हो जाएगा, तो उसका जो गुणांक होगा a0 ही यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी तरह आप जीरो पॉलिनोमियल भी डिफाइन कर सकते हैं। जीरो पॉलिनोमियल करने का मतलब यही है कि इसके सारे कोफिशिएंट यानी सारे जो गुणांक है वो अगर जीरो हो जाए किसी भी पॉलिनोमियल के, तो वो पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। भले ही उसकी डिग्री क्या कुछ भी हो, वो यहाँ पर पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसके गुणांक सारे जीरो हो वो हमारा जीरो पॉलिनोमियल यहाँ पर कहलाया जाता है। तो जीरो पॉलिनोमियल के बारे में ये कहा जा सकता है कि आपके माइंड में एक आ सकता है कि इसकी घात या इसकी डिग्री क्या होगी। तो आप यहाँ पर सोचिए कि मान लीजिए हमने अचर बहुपद लिया और इसका a0 की वैल्यू को हमने 0 कर दिया, तो ये इससे आप कहेंगे कि इसकी डिग्री 0 होनी चाहिए। हमने अगर 2 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल ले लिया, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होगा, a0 x की पावर 0 प्लस a1 x रेज टू पावर 1 एंड a2 x रेज टू पावर 2। तो यहाँ पर अगर आपने a0 a1 और a2 को 0 कर दिया तो आप कहेंगे कि ये एक जीरो पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री 2 है। इसी तरह आप पाएंगे कि आप इसमें डिग्री पर हम कोई लिमिटेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि सारे गुणांक यहाँ पर 0 है और 0 प्लस 0 करने के बाद फाइनली 0 ही आता है। तो यानी कि आप फिक्स करके नहीं कह सकते कि ये जीरो पॉलिनोमियल अगर कोई है तो इसकी घात इतनी रही होगी। तो इसीलिए जीरो पॉलिनोमियल की घात यहाँ पर परिभाषित नहीं होती, क्योंकि वहां पर 0 से लेकर अप टू जितने भी नंबर है उतने पॉलिनोमियल का हम जीरो पॉलिनोमियल लिख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं कि बहुपदों का रिप्रेजेंटेशन। तो बहुपदों का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम उसके गुणांकों के सीक्वेंस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। सीक्वेंस फॉर्मेट का करने का मतलब कि आप इसको इंक्रीजिंग फॉर्मेट में जो हमारा बहुपद के स्टेप को लिखें, अगर एक्स की बढ़ती हुई पावर के टर्म में अगर लिखें, तो उसका जो गुणांक होगा उसको अगर हमने यहाँ पर ऑर्डर पेयर ऑर्डर सेट के फॉर्मेट में रखा, अगर हमने ऑर्डर सेट करके कहने का मतलब ये है कि उसकी प्लेस वैल्यू फिक्स है। अगर बी ए जीरो आपने पहले लिखा हुआ है, ए वन बाद में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ए जीरो जो पहले प्लेस पे लिखा ये किसका गुणांक होगा, ये एक्स रेज़ टू पावर जीरो का गुणांक है। और उसके बाद में अगर ए वन लिखा हुआ तो यानी एक ए वन क्या होगा, वो एक्स रेज़ टू पावर वन का गुणांक है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल को हमने इस सीक्वेंस के फॉर्मेट में लिखा कि उसको पहले हमने एक्स की इंक्रीजिंग पावर बढ़ते हुए क्रम में लिखा और इसके गुणांकों का एक ऑर्डर सेट बनाया। ऑर्डर सेट करने का मतलब उसके प्लेस वैल्यू आगे पीछे यहाँ पर आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और आपने उसको सेट बनाया। तो मान लीजिए हमने एक सीक्वेंस ऐसा पाया है जिसके गुणांक किस तरह से है, बी जीरो बी वन अप टू बी एम तक डिफाइंड है, और बाद में सारे गुणांक उसके 0 0 0 होते जा रहे हैं। सारे बी आई कहाँ पर है, रियल नंबर सेट आर से आए हुए हैं। तो इस पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसको हम कर सकते हैं। इसका पॉलिनोमियल का जो हमारा यहाँ रिप्रेजेंटेशन होगा वो बी जीरो, पहला टर्म बी जीरो है यानी ये अचर पद का गुणांक है। दूसरा टर्म बी वन है, इसका मतलब ये एक्स रेज़ टू पावर वन का गुणांक रहा होगा। इसी तरह बी टू अप टू बी वन तक हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद सारे गुणांक जीरो हो जा रहे हैं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो सारे जीरो हो गए। तो यानी ये बी जीरो प्लस बी वन एक्स प्लस अप टू सो ऑन बी एम और एक्स रेज़ टू पावर एम बहुपद से यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस से भी हम किसी बहुपद को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप देखिए, क्या इस सीक्वेंस में तो कोई लिमिटेशन नहीं होती, किसी नंबर ऑफ टर्म वहां पर क्या है, इनफाइनाइट होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल और दिया हुआ है कि मान लीजिए सीक्वेंस कुछ इस तरह से लिए गए हैं कि 0 0 करके, और ये फाइनली जिस नंबर पे आपने क्लोज किया है वहां पर एक पूर्णांक नंबर है और उसके बाद डॉट 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 करते लिखा चला जा रहा है कि ये हमें नहीं पता है कि इसके बाद का नंबर क्या है। तो इस तरह से इसको हम बहुपद के फॉर्मेट में डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुपद वो है जिसमें का आपको घात पता हो, उसकी डिग्री पता हो। यहाँ पर क्या है कि लास्ट टर्म 11 है, 11 के बाद 0 हो रहा है या 12 हो रहा है या कोई और नंबर आ रहा है, ये आपको नहीं पता है। डॉट डॉट का मतलब ये कि अप टू इनफाइनाइट ये कहाँ पर क्लोज हो रहा है, ये भी हमें नहीं पता है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या था कि bm के बाद सारे टर्म्स 0 0 हो रहे थे, इसका मतलब अप टू इनफाइनाइट तक सारे टर्म 0 हो रहे थे। तो ये एक बहुपद है जिसका अचर पद का गुणांक बी 0 होता, और इसके लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर b1 bm है और इसका घात यहाँ पर m होती। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा सीक्वेंस दिया हुआ है ये 11 पे जाकर खत्म हो रहा है, और बाद में डॉट 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 करने का मतलब ये है किसी संख्या पे जब ये खत्म होता है, नॉन जीरो नंबर पे खत्म होता है, इसके बाद इसका मतलब नंबर आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये सीक्वेंस का आप हमको डिग्री हम नहीं बता पाएंगे, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये सीक्वेंस से हम किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो अब कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं कि मान लीजिए अब 5 प्लस 4x प्लस 3x स्क्वायर है, तो इसमें आप अगर गुणांकों का अगर सीक्वेंस बनाना चाहें तो वो क्या है, 5 4 और 3 होगा, जिसमें 4 को पहले या 5 को बाद में हम नहीं लिख सकते। 5 आपका अचर पद का गुणांक है, 4 आपका एक्स रेज़ टू पावर 1 का गुणांक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है, तो वो आखिरी में लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये आपका इस पॉलिनोमियल का घात कहलाएगा। और इसके सारे गुणांक अगर हम देख रहे हैं 5 4 3, तो वो जेड में से आए हैं, तो ये जेड आपका जो रिंग है, यहाँ से सारे रिंग पर डिफाइंड ये पॉलिनोमियल है जहां पर एक्स हमारा इनडिटर्मिनेट अनिर्धारक रूप है। अब हम सारे पॉलिनोमियल को एक लिखने का तरीका यहाँ पर किस तरह से लिख सकते हैं। तो एक आपने देखा कि इंक्रीजिंग एक्स की इंक्रीजिंग पावर में हमें लिखना है, दूसरा इसको हम सीक्वेंस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तीसरा उसको समेशन फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। वो देखिए कैसे। तो मान लीजिए आर एक्स किसी आर कोई हमारा रिंग है, और आर एक्स जहां पर ये एक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है। अब इसका प्रयोग देखिए, कहीं पर भी ये चीज स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है तो इसका मतलब ये क्या है, ये आर रिंग पर डिफाइंड जितने भी डिफरेंट बहुपद बन सकते हैं उनका कलेक्शन है, उसका समुच्चय है। तो आर मान ली आर आपकी रिंग है, रिंग पे जितने भी रिंग के एलिमेंट्स पे एक्स आपका कोई इनडिटर्मिनेट टर्म है यहाँ पर, और उस पे डिफाइंड जितने भी बहुपद होंगे, जितने भी बहुपद का जो समुच्चय होगा, उस समुच्चय को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आर एक्स को लिया गया है, जहां पर एक्स हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसके एलिमेंट्स किस तरह से होंगे, ये एक बहुपद को रिप्रेजेंट करेगा जिसके गुणांक सारे रिंग आर से लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सारे रिंग हमारे ये आर से लिए जाएंगे।
तो बहुपदों को यहाँ पर हमेशा, क्योंकि ये फंक्शन के क्या है, ये कि बहुपद क्या है, एक तरह का फंक्शन है जहाँ पर जिसकी वैल्यू हमारा जो इंडिटरमिनेट टर्म होता है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर समझ लीजिए अगर a0 प्लस a1 x an x रेज़ टू पावर n लिखा है, तो ये बहुपद x की वैल्यू 1 रखने पर कुछ और वैल्यू देगा, x की वैल्यू -1 रखने पर कुछ और वैल्यू दे रहा है। तो ये सारी वैल्यू, ये जो बहुपद है इनकी वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है। बाकी सारे गुणांक की वैल्यू तो यहाँ पर फिक्स है। ठीक है? तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट बहुपदों का एग्जांपल लेने के लिए हम इसको फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं कि fx, px या qx से हम यहाँ पर आगे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर Z4X एक हमने बहुपदों का एक समुच्चय लिया है जो कि रिंग Z4 पर डिफाइंड है, जिसके सारे एलिमेंट, सारे गुणांक Z4 से लिए जाएंगे। तो उसका उदाहरण यहाँ पर लिया गया है 1 प्लस 3x प्लस 2x रेज टू पावर 4। इस फंक्शन को, ये जो बहुपद है हमारा fx से डिफाइन किया गया है, इसकी में हाईएस्ट टर्म अगर x का देखें तो वो x रेज टू पावर 4 है, तो यानी इसकी डिग्री 4 होगी और इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, x रेज टू पावर 4 का जो कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखा होगा। अब आते हैं कि दो बहुपद आपस में बराबर कैसे होंगे। दो बहुपद, मान लीजिए आपने दो डिफरेंट, किसी एक हमने बहुपदों का जो समुच्चय लिया है उसमें हमने दो डिफरेंट डिफरेंट बहुपद लिया, उनका आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो कब बराबर होंगे और कब हम मानेंगे कि वो बराबर नहीं है। तो मान लीजिए fx और gx हमने दो यहाँ पर बहुपद लिया। fx जो बहुपद है वो उसके गुणांक है उसका सीक्वेंस a0 a1 से लेकर an तक है, और gx जो हमने यहाँ पर बहुपद लिया है उसके जो गुणांकों का सीक्वेंस है वो b0 b1 से लेकर bm तक है। तो अब अगर fx और gx में अगर कंपैरिजन करें तो अगर हम कहेंगे कि अगर हमने ये क्लेम किया कि fx की वैल्यू gx के बराबर है, तो उस केस में क्या-क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए कि जो fx का अचर पद का गुणांक है, वो gx के अचर पद के गुणांक के बराबर होना चाहिए। fx में जो x की पावर है का गुणांक है, 1 का गुणांक है, और gx में x रेज़ टू पावर 1 का जो गुणांक है वो दोनों बराबर होना चाहिए। या आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो आपने fx का सीक्वेंस, fx बहुपद को रिप्रेजेंट करने वाला जो सीक्वेंस बनाया और gx बहुपद को रिप्रेजेंट करने वाला जो सीक्वेंस बनाया, ये दोनों सीक्वेंस पूर्णतः एक दूसरे, ये सीक्वेंस क्या है, ऑर्डर्ड सेट है, और ये दोनों ऑर्डर्ड सेट एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ऑर्डर्ड सेट मैंने यहाँ पर इसलिए कहा कि सीक्वेंस में समुच्चयों में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पहला समुच्चय में 1 2 3 है और दूसरे समुच्चय में 2 3 1 लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि दोनों ही सीक्वेंस में 3 एलिमेंट है, दोनों में ही एक में चेक किया कि एक पहले में भी है, एक दूसरे में भी है, दो पहले में भी है, तीसरे में भी है, लेकिन प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेस वैल्यू वहां पर सेम नहीं है, तो वहां पर समुच्चय तो बराबर होगा, लेकिन वो अगर आप वो समुच्चय ऑर्डर्ड सेट है तो वहां पर हम कहेंगे कि वो बराबर नहीं है, क्योंकि पहली प्लेस पे पहले समुच्चय में 1 लिखा हुआ है और दूसरे समुच्चय में 2 लिखा हुआ है, तो 1 2 के बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि समुच्चय वहां पर बराबर नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर हमें ध्यान देनी है। तो fx को रिप्रेजेंट करने वाला जो हमारा यहाँ पर ऑर्डर्ड सेट या ऑर्डर्ड सेट होगा, जिसमें पहला एलिमेंट a0 a1 से लेकर और आखिरी एलिमेंट an तक जा रहा है। इसी तरह gx को रिप्रेजेंट करने वाला जो सीक्वेंस है, जिसका पहला एलिमेंट b0 से लेकर bm तक डिफाइंड है, तो ये ऑर्डर्ड सेट अगर बराबर होंगे तो ही हम कह सकते हैं कि हमारा सीक जो बहुपद है वो यहाँ पर बराबर है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर ai की वैल्यू bi के बराबर हो फॉर एवरी i जहाँ 0 से लेकर n तक, अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि fx की वैल्यू gx के बराबर है। अगर एक भी टर्म बराबर नहीं होता तो हम कहेंगे कि बराबर नहीं। मान लीजिए अब हम यहाँ पर दो बहुपदों के योग और गुणन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि बहुपदों का योग कैसे हम डिफाइन करेंगे और बहुपदों के गुणन क्या पे डिफाइन करेंगे। बहुपदों के योग करने पे उनकी डिग्री पे क्या असर होता है, उनकी क्या वैल्यू हो सकती है, उसमें हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास दो बहुपद है, एक fx और gx जो हमने पहले लिया, जो कि जिसके गुणांक किसमें से लिए गए हैं, रियल नंबर सेट से लिए गए हैं, और ये दोनों fx और gx किसके मेंबर हैं, ये rx के मेंबर हैं, क्योंकि यहाँ पर x हमारा इनडिटरमिनेट टर्म है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया कि fx जो है वो n तक डिफाइंड है और gx हमारा m तक डिफाइंड है, और n और m में ये रिलेशन है कि m की वैल्यू ज्यादा या बराबर है n की। ठीक है, तो ये परिभाषा हमारी स्ट्रिक्टली यहाँ पर अगर साइन है तो भी उसके लिए भी ट्रू होगा। यहाँ पर ग्रेटर इक्वल्स टू के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर बस आपस में रिलेशन दिया गया है कि यहाँ fx का पावर अगर दे रखी है n तक, जिसका मतलब जो fx बहुपद है इसका जो घात है वो n है और gx बहुपद की घात यहाँ पर m है। तो इनका योग कैसे हम डिफाइन करेंगे और इनके योग करने के बाद जो नया पॉलिनोमियल हमें hx मिलेगा उसकी घात क्या होगी, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं।
तो एफ एक्स प्लस जी एक्स करने का मतलब यही है, ये दोनों पॉलिनोमियल अगर हम जोड़ने जा रहे हैं तो यहाँ पर यही होगा कि अचर पद आपस में एक दूसरे में जुड़ेंगे, उसके बाद x का जो कोफिशिएंट होगा अगर a1 है और दूसरे पॉलिनोमियल में x वहां पर प्रेजेंट है, उसका जो कोफिशिएंट है उसको आपस में जोड़कर हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो नया पॉलिनोमियल मिला ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल x की इंक्रीजिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में हम इसको लिखते चले जाएंगे, और इसमें पहला टर्म क्या होगा, अचर पद होगा, और सबसे आखिरी टर्म क्या होगा, वो इस पॉलिनोमियल का सबसे हाईएस्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्योंकि m की वैल्यू ज्यादा है तो x रेज टू पावर n तक के कोफिशिएंट्स हमें मिलेंगे, और उसके बाद जो x रेज टू पावर n प्लस 1 वाले जो कोफिशिएंट्स होंगे वो वही होंगे जो gx में प्रेजेंट है, तो वहां से लेकर m तक हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये जो नया बहुपद मिला एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसका घात की वैल्यू क्या होगी, इस टर्म में हम सर्च करते हैं कि सबसे हाईएस्ट टर्म क्या है, तो वो अभी भी एक्स रेज़ टू पावर m बना है, तो इसकी घात क्या होगी, m होगी, और इसका कोफिशिएंट क्या है, bm है, तो इसका अग्र यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट या अग्र गुणांक यहाँ पर bm होगा। तो ये बता रहा है कि अगर डिग्री f की वैल्यू n है और डिग्री gx की वैल्यू m है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स की डिग्री यहाँ पर m हो जा रही है। तो अब किसी और एग्जाम्पल में जरा हम ये चेक करते हैं कि क्या है। तो हमने एक नया एग्जाम्पल लिया px और qx में, जहां पर px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है और qx एक पॉलिनोमियल डिग्री जिसकी 3 है। इनका सम अगर करेंगे तो सम करने के बाद जो नया पॉलिनोमियल हमें px प्लस qx बना, वो उसकी डिग्री यहाँ पर, उसका जो मैक्सिमम यहाँ पर जो टर्म है एक्स रेज़ टू पावर क्यू भी हुआ, और इसका जो डिग्री है यहाँ पर 3। तो अब अगर डिग्री में अगर हम एक रिलेशन लिखने जा रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है कि डिग्री की वैल्यू, डिग्री ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 आ रही है, जो कि मैक्सिमम किसकी है, डिग्री ऑफ पी एक्स एंड डिग्री ऑफ क्यू एक्स, यानी डिग्री पी एक्स की जो डिग्री है और क्यू एक्स में जो जब सबसे ज्यादा डिग्री होगी वही हमारा पी एक्स एंड क्यू एक्स की डिग्री हो जा रही है। ये तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चला। तो क्या ये इक्वलिटी आगे भी डिफाइंड है या नहीं, या इसको हम स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे सकते हैं कि डिग्री ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स की वैल्यू मैक्सिमम ऑफ डिग्री प्लस पी एक्स कॉमा क्यू एक्स के बराबर होगी। तो आप अगले एग्जाम्पल में पाएंगे कि ऐसा नहीं है, ये इक्वलिटी हमेशा डिफाइन नहीं करती। मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि किसी चीज को प्रूव करने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफी होता है, तो वो एग्जाम्पल ही काउंटर एग्जाम्पल है। ये देखिए यहाँ पर कि मैंने एफ एक्स एंड जी एक्स यहाँ पर दो नया पॉलिनोमियल लिया, पी एक्स क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड क्यू एक्स क्या है 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। पी एक्स की डिग्री क्या है 2 है, क्यू एक्स की डिग्री भी यहाँ पर 2 है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पी एक्स प्लस क्यू एक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, जो कि मैक्सिमम ऑफ पी एक्स क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, दोनों 2, 2, इनका मैक्सिमम 2 ही होगा, तो 2 ही होनी चाहिए थी। लेकिन जब हमने इसका सम किया तो हमने पाया कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के टर्म कैंसिल हो गया और इसकी डिग्री 1 में कन्वर्ट हो गई। तो px की डिग्री तो 2 है, qx की डिग्री 2 है, बट px प्लस qx की डिग्री यहाँ पर 1 है। तो हमारा जो इक्वलिटी, जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हमने दिया था, डिग्री ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स की वैल्यू मैक्सिमम ऑफ डिग्री पी एक्स एंड क्यू एक्स के बराबर होगी, ऐसा नहीं है। डिग्री ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स की वैल्यू स्ट्रिक्टली यहाँ पर लेस देन हो गई किसके, मैक्सिमम ऑफ डिग्री पी एक्स एंड डिग्री ऑफ क्यू एक्स। ये हमने इस एग्जाम्पल से मिलाया। तो दोनों ही अगर एग्जाम्पल, दोनों ही रिजल्ट्स को अगर आपस में हम कंबाइन करें या हम और एग्जाम्पल्स में इसको डिटेल में अगर आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो कंडीशन है, ये इनइक्वलिटी कब ट्रू होती है, जब डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू लेस और इक्वल्स टू मैक्स की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम ऑफ डिग्री ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स के ये रिलेशन यहाँ पर डिफाइंड होता है कि डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू लेस और इक्वल्स टू होती है मैक्सिमम ऑफ डिग्री एफ एक्स एंड डिग्री जी एक्स। इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा हमेशा उससे कम ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, या तो बराबर होगी या फिर उससे कम ही होगी। अब इसी तरह हम यहाँ पर गुणन के बारे में डिफाइन करने जा रहे हैं कि मान लीजिए आर आपका रिंग है और इस पे डिफाइन दो यहाँ पर हमने बहुपद ली एफ एक्स एंड जी एक्स। एफ एक्स की डिग्री एन है, जी एक्स की डिग्री यहाँ पर एम है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स को कैसे डिफाइन करेंगे। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स यहाँ पर को c0 प्लस c1 x एंड अप टू सो ऑन c m प्लस n x रेज टू पावर m प्लस n तक डिफाइन किए हैं। तो इस आप लाइन से आप ये समझ सकते हैं कि अगर f आपका की डिग्री n है और g आपकी की डिग्री m है, तो जो एफ एक्स इंटू जी एक्स जो बहुपद बनेगा उसकी जो हाईएस्ट डिग्री क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो m प्लस n होगी। इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे इसके बराबर या इससे कम हो सकती है, बट इससे ज्यादा यहाँ पर नहीं होगी। तो उसकी डिग्री क्या है यहाँ पर m प्लस n होगी। तो जहाँ पर ये जो c0, c1 और m प्लस n जो यहाँ पर कोफिशिएंट है, इसको भी डिफाइन किया गया है। इसकी वैल्यू क्या है, ci एक पैटर्न में लिखा गया है, मल्टीप्लाई करने के बाद ai b0 से लेकर a0 तक से bi तक।
इसको एक उदाहरण के रूप में आप नेक्स्ट एक डिटेल उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। इस उदाहरण से हम यहाँ पर ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि डिग्री अगर एफ एक्स एन है और डिग्री जी एक्स एम है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स की डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो पी एक्स एंड क्यू एक्स यहाँ पर दो पॉलिनोमियल है हमने लिया, जिसमें पी एक्स का डिग्री 3 है, क्यू एक्स की डिग्री यहाँ पर 2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमने नया पॉलिनोमियल लिया, जो कि सी आई एक्स आई से यहाँ पर डिफाइन किया गया, तो इसकी जो हाईएस्ट टर्म क्या होगा, पी एक्स की डिग्री 3 है, क्यू एक्स की डिग्री 2 है। तो जो नया पॉलिनोमियल जो मल्टीप्लाई करने के बाद होगा, उसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 3 प्लस 2 यानी 5 डिग्री होगा। मैक्सिमम 5 प्लस 3 प्लस 2 का हो सकता है। C0 से लेकर C5 तक की वैल्यू निकालने के बाद जो नया पॉलिनोमियल बिना है, वो सेकंड थर्ड लास्ट लाइन आप स्लाइड में देख सकते हैं कि px इंटू क्यू की वैल्यू हमने क्या लिखा हुआ है। अब इससे ये रिजल्ट निकलता है कि अगर डिग्री px और qx यहाँ पर डिग्री ऑफ px एंड qx यहाँ पर डिफाइंड है, तो डिग्री ऑफ px इंटू qx की जो वैल्यू होगी वो डिग्री ऑफ px प्लस qx के बराबर हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन आप और एग्जांपल्स में आप पाएंगे कि ये इक्वलिटी यहाँ पर एग्जैक्टली हर एग्जांपल के लिए यहाँ पर प्रूफ नहीं होती है। तो एक जनरल इक्वेशन आप जनरल फॉर्मेट में आप पाएंगे कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स की वैल्यू हमेशा लेस आर इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स के बराबर होगी। ऐसा आप और एग्जाम्पल करने के बाद आप इस रिजल्ट पर पहुंचेंगे कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स के बराबर हो सकती है या फिर उससे लेस ही होगी। अब हम आगे पर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट प्रमेय के स्टेटमेंट पे हम जा रहे हैं कि अगर आर आपका एक वलय है और आर एक्स क्या था अभी तक, इस पर डिफाइंड जितने भी बहुपद बन सकते हैं उसका समुच्चय है। तो अगर इस समुच्चय को भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जो आपका यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन होता है, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम सारे ऑपरेशंस को चेक करें, तो आर प्लस हमारा यहाँ पर आर एक्स प्लस हमारा अबेलियन ग्रुप कहलाएगा और आर एक्स इंटू यहाँ पर सेमी ग्रुप कहलाएगा। यहाँ पर भी एडिशन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन होगा और मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होगा, जिसमें सारे आपके एलिमेंट्स क्या होंगे वो बहुपद के फॉर्मेट में यहाँ पर लिए जाएंगे। तो ये सारे रिंग के सारे नियमों को फॉलो करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आर एक्स भी हमारा एक रिंग होता है और इसको हम रिंग विद पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अगर आर रिंग है और रिंग पर डिफाइंड हमने यहाँ पर कोई आर एक्स बहुपदों का समुच्चय बनाया, तो वो भी क्या होता है, एक हमारा यहाँ पर रिंग होता है, जो कि जिसमें एक्स हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्मेट होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ जो बहुपद है, इन बहुपदों को अलग अलग डिग्री के फॉर्मेट में अलग अलग नाम से यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि लीनियर बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है। तो जो बहुपदों में जो भी ऐसे बहुपद जिनकी डिग्री 1 होती है उन्हें हम लीनियर रैखिक बहुपद कहते हैं। जिनकी डिग्री 2 होगी उनको द्विघात बहुपद कहेंगे। 3 वाले को हम त्रिघात बहुपद और 4 पे यहाँ पर चतुर्घात बहुपद कहते हैं। जिस भी बहुपद का जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा अगर वो 1 है तो उसको हम मोनिक एक गुणांकी बहुपद कहते हैं। सारे बाकी गुणांक कुछ भी हो, लेकिन अगर लीडिंग कोफिशिएंट उसका 1 है तो हम कहेंगे कि वो वाला बहुपद हमारा, जिसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, वो बहुपद हमारा एक गुणांकी बहुपद है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो हमें आगे प्रमेय को डिफाइन करने में, प्रमेय के को प्रूफ या डिसप्रूफ करने में यहाँ पर हमें ये काम आएगी। जैसे उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है, देखिए 3/5 प्लस एक्स क्यूब लिखा गया है। तो 3/5 यहाँ पर एक्स क्यूब क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम एक्स की पावर क्या है, एक्स क्यूब, और इसका कोफिशिएंट क्या है 1। तो बाकी सारे गुणांकों से हमें मतलब नहीं है, जो मैक्सिमम पावर है वो क्या होना हमें देखना होता है कि उसका गुणांक क्या है। अगर वो 1 होता है तो वो बहुपद हमारा एक गुणांकी बहुपद कहलाता है। अब हम बहुपदों के वलय, क्योंकि हमने ये देखा कि जो बहुपदों का जो समुच्चय है वो वलय भी डिफाइन होता है। अब उनके कुछ गुणों के बारे में हम आगे डिटेल करते हैं। तो उस पर डिफाइन कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिए गए हैं कि अगर आर आपका एक तत्समकी क्रम विनिमय वलय है। तत्समकी क्रम विनिमय वलय कौन सा होता था, पहले तो आर आपका रिंग होना चाहिए। रिंग होने के बाद वो तत्समकी वहां पर यानी उसमें तत्समक अवयव होने चाहिए, यानी कि रिंग विद यूनिटी होना चाहिए था, वहां पर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी प्रेजेंट होना चाहिए। सॉरी, साथ ही साथ जो रिंग है वो आपका मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो आपका अबेलियन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव रूल वो डिफाइन करना चाहिए, यानी कि आपका रिंग जो है वो विद यूनिटी होना चाहिए एंड
कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, रिंग आपका कम्यूटेटिव होना चाहिए और साथ ही उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। और इस पे अगर हमने कोई बहुपदों का समुच्चय बनाया तो वो जो भी समुच्चय बनेगा आर एक्स वो क्या होगा, वो चेक करने के बाद हम पाते हैं कि वो भी हमारा तत्समकी क्रम विनिमय वलय ही बनता है। तो इस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करता है। अगर ओरिजिनल रिंग हमारा रिंग विद कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है तो उस पर डिफाइंड जो हमारा बहुपदों का जो बहुपदों का समुच्चय जो वलय के फॉर्मेट में डिफाइंड होता है वो वलय भी, वो रिंग भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी कहलाता है। साथ ही साथ जैसे पिछले एग्जांपल में हमने डिस्कस किया, तो अब हम एक स्ट्रांग स्टेटमेंट दे सकते हैं कि अगर आर आपका रिंग है और एफ एक्स एंड जी एक्स आर एक्स के दो बहुपद हैं, तो डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स की वैल्यू हमेशा लेस और इक्वल टू होती है डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स के बराबर होती है। इसी तरह आप सम में भी आप कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू हमेशा लेस और इक्वल टू किसके होती है, मैक्सिमम ऑफ डिग्री एफ एक्स कॉमन डिग्री ऑफ जी एक्स के बराबर होती है। आगे हम पूर्णांकीय प्रांतों के बारे में भी इसकी जो प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की थी, इसमें आप पाएंगे कि जो बहुपदों का जो वलय होता है इस प्रॉपर्टी को भी प्रिजर्व करता है। तो मान लीजिए आर अगर आपका एक पूर्णांकीय प्रांत होता है तो इस पे डिफाइंड जो बहुपद का वलय बनता है आर एक्स, वो भी पूर्णांकीय प्रांत होता है। और ये जो नियम है ये दोनों तरफ से यहाँ पर डिफाइंड है। ये और एक्स्ट्रा आपका स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि जो बहुपदों का अगर वलय पूर्णांकीय प्रांत है तो जिस जिस भी रिंग पर वो डिफाइंड होगा वो रिंग भी हम पाएंगे कि वो भी पूर्णांकीय प्रांत ही यहाँ पर होगा। आगे हम रेशनल फंक्शन के बारे में यहाँ पर डिफाइन करने जा रहे हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए क्या है, इस पर डिफाइंड हम और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय का स्टेटमेंट यहाँ पर दिया जाएगा जो कि बहुत आगे यूजफुल होगा। तो मान लीजिए एक्स आपका एक कोई अनिर्धार्य यहाँ पर इनडिटर्मिनेट टर्म है और इस पर डिफाइंड हम यहाँ पर एक फलन यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं पी एक्स। मान लीजिए पी एक्स एंड क्यू एक्स यहाँ पर दो फलन है, तो इस पर डिफाइंड रेशनल फंक्शन हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, वो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्मेट में होगा। पी एक्स एंड क्यू एक्स क्या है, ये दोनों बहुपद है और किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एक्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की जो टर्म होगा वो टर्म हमारा यहाँ पर रेशनल फंक्शन कहलाता है, जहां पर सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि क्यू एक्स की वैल्यू 0 नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट, क्योंकि अगर क्यू एक्स की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, किसी भी टर्म का अगर आप डिवाइड में डिनोमिनेटर में आप 0 कर देते वो टर्म इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बस इस रेशनल फंक्शन की यहाँ पर को डिफाइन करने का टर्म यही होगा कि जो हमारा नीचे का जो टर्म क्यू एक्स है वो टर्म हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो एक्स के ऐसे ऐसी वैल्यू जिस पर ये क्यू एक्स हमारा वैल्यू 0 हो जा रहा है उन टर्म पे ये हमारा रेशनल फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, एंड बाकी सारे टर्म जिस पे हमारा क्यू एक्स वैल्यू 0 नहीं होता है उस पर हमारा ये रेशनल फंक्शन डिफाइन होगा। तो ऐसे ऐसे फंक्शंस का जो कलेक्शन होगा उसको हम एफ एक्स द्वारा यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इन प्रमेयों को हम रेशनल फंक्शन या परिमेय फलन यहाँ पर कहते हैं। तो जैसे कि अगर आप उदाहरण देखें तो क्यू एक्स आर सेट ऑफ रेशनल फंक्शंस क्या क्या कहलाते हैं, एफ एक्स अपॉन जी एक्स का कलेक्शन होता है, जहाँ एफ एक्स और जी एक्स कहाँ से आए होते हैं, क्यू एक्स जो हमारा रिंग है इस पर डिफाइंड सारे फलन जो हमारे उसका जो कलेक्शन होगा उसको क्यू ऑफ एक्स से हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो क्यू एक्स क्या होगा, यहाँ पर क्यू एक्स जो समुच्चय यहाँ पर बन रहा है वो एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप फलन्स को यहाँ पर का कलेक्शन है, जहां पर एफ एक्स और जी एक्स जो बहुपद है ये हमारे बहुपद ये क्यू ऑफ एक्स से यहाँ पर डिफाइंड है। सिर्फ एक कंडीशन यहाँ होती है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होती है। तो वो सारे पॉइंट जिस पर ये डिनोमिनेटर 0 होगा वो सारे पॉइंट पर फंक्शन ये रेशनल फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो इस पर अब हम एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देने जा रहे हैं कि मान लीजिए अगर एफ आपका क्षेत्र है, एक फील्ड है, तब एफ एक्स हमारा क्या होगा, एफ एक्स हमने जो अगर नया एक हम यहाँ पर अगर फंक्शन डिफाइन, अब इसमें यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ब्रैकेट्स हैं इस पर ध्यान दीजिए। एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट में और एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि वो एफ अगर आपका फील्ड है या फिर कोई भी आपका रिंग है तो उस पर डिफाइंड जितने भी बहुपद बनेंगे उसका कलेक्शन होता है। जितने भी आपके बहुपद बनेंगे उसका कलेक्शन क्या होगा, एफ ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स से हम डिपेंड करते हैं। और वो हमने पाया था कि वो भी हमारा एक वलय ही बन जाता है, वलय के ही सारे नियमों को फॉलो करता है। अब एफ ऑफ स्मॉल ब्रैकेट में क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट एक्स का मतलब क्या होता है, ये एफ पर डिफाइंड या इस एफ ऑफ एक्स पर डिफाइंड सारे रेशनल फंक्शंस का कलेक्शन होता है।
तो एफ(x) में जितने भी बहुपद हैं, उन बहुपदों से अगर हम सारे रेशनल फंक्शंस बनाएँ जिसका डिनोमिनेटर, बस कंडीशन ये है कि ऐसे-ऐसे फंक्शन को हम लेंगे जो कि इसका डिनोमिनेटर 0 ना हो, उनका जो समुच्चय बनेगा उसको f(x) से हम डिफाइन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि मान लीजिए f आपका एक फील्ड है, तो f(x) जो हमने नया सेट यहाँ पर डिफाइन किया जो कि सारे रेशनल फंक्शन का कलेक्शन है, वो f(x) का एक विभाग क्षेत्र कहलाता है, उसका क्वोशंट सेट कहलाता है, क्वोशंट फील्ड कहलाती है। f(x) का एक क्वोशंट फील्ड कहलाती है यहाँ पर, और इसकी क्वोशंट फील्ड के यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे वो किस तरह से होंगे, वो px अपॉन qx के फॉर्मेट में होंगे, जहाँ पर qx की बस कंडीशन होगी कि वो 0 के बराबर ना हो। तो इस आगे के प्रमेय को डिफाइन करते समय या पर कहीं पर लिखते समय इस ब्रैकेट्स का यहाँ पर इनकी इंपॉर्टेंस को यहाँ पर समझिए कि अगर आपने कहीं कुछ नहीं लिखा, f ऑफ स्मॉल ब्रैकेट लिखा है, तो इसका मतलब ये सारे रेशनल फंक्शंस का कलेक्शन है डिफाइंड ओवर f, और f ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x लिखा है तो इसका मतलब ये सारे बहुपदों का कलेक्शन है डिफाइंड ओवर f, जिसके एंट्रीज गुणांक हमारे f से लिए गए हैं। तो आपस में इसमें रिलेशन क्या है कि f जो रेशनल फंक्शन का जो कलेक्शन है वो विभाग क्षेत्र होता है किसका, f(x) का। तो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए d हमारा एक पूर्णांकीय प्रांत है जिसका विभाग क्षेत्र f है। तो यहाँ पर इसका भी रिप्रेजेंटेशन देखिए कि d हमारा पूर्णांकीय प्रांत है और उसका विभाग क्षेत्र f है, तो d ऑफ x का मतलब d पे डिफाइंड जितने भी बहुपद बनेंगे उनका जो कलेक्शन है d ऑफ x का विभाग क्षेत्र भी f ऑफ x होगा। तो ये प्रॉपर्टी ये प्रिजर्व करती है यहाँ पर देखिए बहुपदों पर भी कि अगर ओरिजिनल आपका जो सेट है d एक ये पूर्णांकीय प्रांत है और जिसका इसका विभाग क्षेत्र कोई f से डिफाइंड है, तो d पर डिफाइंड जो हमने एक नया सेट बनाया जो इस पर डिफाइंड सारे बहुपदों का जो कलेक्शन होगा वो बहुपदों का कलेक्शन होगा वो dx से डिफाइंड होगा, और इसका जो विभाग क्षेत्र हम निकालेंगे f ऑफ x वो आप पाएंगे कि वो भी d का यहाँ पर विभाग क्षेत्र ही यहाँ पर कहलाएगा। आगे हम बहुपदों के वलयों में विभाज्यता के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस पे सबसे इम्पोर्टेंट ही एक प्रमेय यहाँ पर स्टेटमेंट आपको मिलेगा जिसका नाम है विभाजन एल्गोरिथम। तो इससे हम इस प्रमेय की स्टेटमेंट क्या है, इसकी विशेषता है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए f आपका एक क्षेत्र, एक फील्ड हमने लिया है जिस पर f ऑफ x हमने डिफाइन किया है, वो क्या है, f पर डिफाइंड सारे बहुपदों का कलेक्शन। तो f ऑफ x के एलिमेंट्स कैसे होंगे, fx एंड gx दो बहुपद के फॉर्मेट में होंगे। तो मान लीजिए gx हमारा यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट है, ऐसा बहुपद है जो कि 0 के बराबर नहीं है, जीरो पॉलिनोमियल नहीं है। तो f ऑफ x में ऐसे बहुपद qx एंड rx प्रेजेंट होंगे जिनसे हम एक नया रिलेशन यहाँ पर लिखने जा रहे हैं कि f ऑफ x की वैल्यू अगर हमने qx इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स के बराबर लिया, जहां पर आर एक्स की वैल्यू या तो 0 होगी, इस पे कंडीशन है, या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स की वैल्यू हमेशा डिग्री ऑफ जी एक्स से कम हो। तो यहाँ पर f(x) का हमने क्या किया, हर एक पॉलिनोमियल जितना यहाँ पर मान लीजिए f(x) में हमने दो पॉलिनोमियल f(x) एंड gx लिखे, तो f(x) का जो रिप्रेजेंटेशन वहां पर इस हमेशा इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहाँ पर f(x) f ऑफ जो स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x है, यहाँ पर हमेशा ऐसे दो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेंगे qx एंड rx, जिसमें एक आपस में ये रिलेशन होगा कि f ऑफ x की वैल्यू qx इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स के बराबर होगी। तो प्लस आर एक्स जो हमने यहाँ पर लिया, ये क्या होता है, ये इसका लिखने q और r यहाँ पर क्यों लिया गया, इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। q यहाँ पर हमने कोशेंट वर्ड से पहला अल्फाबेट q लिया है, और r यहाँ पर रिमाइंडर वर्ड से r यहाँ पर ये लिया है। तो भागफल और शेषफल की बात यहाँ पर है। क्वोशंट का मतलब यहाँ पर भागफल है और ये रिमाइंडर का मतलब शेषफल है, हिंदी में कहते हैं। तो आर एक्स के यहाँ पर जो शेषफल जो वैल्यू होगी, शेषफल की वैल्यू या तो किसी को की 0 हो सकती है, या फिर इसकी डिग्री हमेशा जो यहाँ पर जी एक्स जो हमने पॉलिनोमियल जिसको मल्टीप्लाई किया है, इससे वैल्यू हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन होगी। और ये जो qx और rx जो हमें यहाँ पर दो वैल्यू मिलेगी, दो यहाँ पर पॉलिनोमियल मिल रहे हैं जो f(x) को डिफाइन करने के लिए, ये जो पॉलिनोमियल हमेशा यूनिक होंगे। तो यही हमारी विभाजन एल्गोरिथम है कि इसके जितने भी पॉलिनोमियल है उसको रिप्रेजेंट हम इस तरह से कर सकते हैं। तो प्रमेय मान लीजिए rx और को qx से भाग करने के बाद अगर कोई बहुपद gx हमें यहाँ पर मिलता है, तो f(x) हमारा यहाँ पर शेषफल, यहाँ पर gx हमारा भागफल कहलाता है और f(x) हमारा यहाँ पर शेषफल कहलाएगा। तो
मान लीजिए अब यहाँ पर मैंने दो कंडीशन बताई कि मान लीजिए रिमाइंडर वैल्यू यानी आर एक्स जो पॉलिनोमियल है ये वैल्यू 0 हो जा रही है। अगर ऐसा 0 होता है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू एक्स इंटू जी एक्स के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब एफ एक्स एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसको दो पॉलिनोमियल के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। एक पॉलिनोमियल आपका क्यू जी एक्स है और क्यू एक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जी एक्स पॉलिनोमियल है वो एफ एक्स पॉलिनोमियल को विभाजित कर सकता है। तो ये हमारा ये क्या कहलाएगा कि जी एक्स द्वारा एफ एक्स जो है यहाँ पर विभाज्य है, डिविजिबल है। जी एक्स यहाँ पर एफ एक्स को विभाजित कर सकता है, ये इसका एफ एक्स को जी एक्स द्वारा एफ एक्स हमारा विभाज्य है। तो इस लिखने का रिप्रेजेंटेशन इस यहाँ पर शब्दों पे ध्यान दीजिए कि एफ एक्स हमारा विभाज्य है किससे, जी एक्स से। अगर एफ एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स लिखा हुआ है तो इसका रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखा होता है कि जी एक्स एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन और फिर एफ एक्स। अगर ये लिखा हो इसका मतलब जी एक्स हमारा विभाजित कर दे रहा है एफ एक्स को। जी एक्स की डिग्री यहाँ पर लेस है और एफ एक्स की डिग्री यहाँ पर ज्यादा होगी, ये इसको यहाँ पर विभाजित कर रहा है। अगर विभाजित नहीं करेगा तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम ऐसे कट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये सिंबल ये बताता है कि जी एक्स जो पॉलिनोमियल है वो एफ एक्स को विभाजित नहीं कर पा रहा है। इसको विभाजित करने पर विभाजन एल्गोरिथम से हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि हर एक पॉलिनोमियल को हम यहाँ पर फैक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं रिमाइंडर के टर्म के यूज करके, तो यानी जीएक्स को अगर जीएक्स कट करके लिखा हुआ है एफएक्स, तो यानी जीएक्स एफएक्स को विभाजित नहीं कर पा रहा है और विभाजित करने के बाद वहां पर कोई ना कोई एक आर एक्स पॉलिनोमियल शेषफल वहां पर मुझे मिल रहा है। तो इसको आप एग्जाम्पल में यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर क्यू एक्स हमने यहाँ पर एक रिंग लिया, रेशनल नंबर, रेशनल यहाँ पर हमने रिंग लिया, रिंग विद पॉलिनोमियल लिया, जहाँ पे पहला जो बहुपद लिया वो x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 5 स्क्वायर माइनस एक्स, और इसको हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से। तो डिवाइड करने के बाद हमें इसका भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो आपने डिवीजन एल्गोरिथम में अभी पाया कि हर एक जो भी हमारा यहाँ पर अगर क्षेत्र है और एफ ऑफ एक्स हमने कोई यहाँ पर उस क्षेत्र पर कोई बहुपदों का के समुच्चय का यहाँ पर वलय डिफाइन किया है, तो उस जो भी वलय यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं उसमें प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट हैं उसको डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो हर एक बहुपद टर्म के लिए वहां पर कोई ना कोई भागफल और शेषफल प्रेजेंट होगा जिसकी कुछ कंडीशंस वहां पर है। तो मान लीजिए एफ एक्स हमने लिया और एफ एक्स को हमें जी एक्स से डिवाइड करना है और हमें चेक करना है कि जी एक्स एफ एक्स को डिवाइड कर पा रहा है पूरी तरह से कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहा है तो उसका शेषफल कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए डिवाइड करने के बाद हमने पाया कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका भागफल मिल रहा है और माइनस 5x प्लस माइनस 4 इसका शेषफल मिल रहा है। तो यानी जो ये जो बहुपद एफ एक्स है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जीएक्स के मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिख सकते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, जो भागफल मुझे क्यू एक्स मिला है क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस जो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर मिला है माइनस 5x माइनस 4 के बारे में। तो यहाँ पर इस बहुपद के रिस्पेक्ट में भागफल और शेषफल ये होगा। और पहली सी डिवीजन एल्गोरिथम में आपने पाया कि जो हमारा यहाँ पर भागफल और शेषफल एफएक्स के रिस्पेक्ट में मिलता है ये हमेशा यूनिक होता है। इसके रिस्पेक्ट में अगर आप दोबारा भाग करेंगे इसी जीएक्स से एफएक्स को तो ऐसा नहीं है कि भागफल वहां पर चेंज होगा या उसके रिस्पेक्ट में वहां पर शेषफल चेंज होगा। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर यूनिक है। मान लीजिए अब और परिभाषाओं के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि मान लीजिए एफ हमारा एक फील्ड है और एफ ऑफ एक्स उस पर डिफाइंड बहुपदों पे डिफाइंड वलय है और एफ एक्स और जी एक्स यहाँ पर इसके दो एलिमेंट्स हैं। तो अगर एच एक्स हमारे एक नया एक हमने यहाँ पर बहुपद लिया है एच एक्स जो एफ एक्स को भी डिवाइड कर रहा है, एच एक्स हमारा जी एक्स को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा एच एक्स है वो सर्वभाजक है क्योंकि वो हमारे दोनों पॉलिनोमियल को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। अब एफ एक्स और जी एक्स का अगर हमने ये कहते हैं अगले शब्दों में समझिए कि अगर एक तीसरा पॉलिनोमियल ये मिल गया कि जो पहले पॉलिनोमियल को और दूसरे सबको यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो नया पॉलिनोमियल है ये सर्वभाजक है, ये सभी को विभाजित कर दे रहा है, इससे सभी पॉलिनोमियल डिविजिबल है। नेक्स्ट ये क्या है कि हमने क्लेम किया कि मान लीजिए dx एक पॉलिनोमियल जो fx और gx का यहाँ पर महत्तम समापवर्तक है। तो ऐसा कब होगा, इसका मतलब कि अगर कोई नया पॉलिनोमियल hx आता है जो fx को भी डिवाइड कर रहा है और gx को भी डिवाइड कर रहा है, तो वो कंडीशन हो जाएगी कि हमने क्लेम किया है कि dx महत्तम समापवर्तक है तो hx हमारा dx को भी वहां पर डिवाइड करेगा। यानी dx
एफ और जी को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा पॉलिनोमियल है। इसके एफ और जी को डिवाइड करने वाला डीएक्स के अलावा कोई भी पॉलिनोमियल अगर हमें मिलता है जो इन दोनों को कॉमन तरीके से डिवाइड करता है तो वो डीएक्स को भी डिवाइड करेगा। अगर ऐसा मिलता है तो हम कहेंगे कि जो डीएक्स हमारा पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल एफ और जी का महत्तम समापवर्तक वहां पर होगा। एफ और जी आपस में डिविजिबल सापेक्ष अभाज्य तब कहलाते हैं जब अगर एफ और जी का कोई भी कॉमन वहां पर डिविजिबल नहीं होता है। ये दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम होते हैं, इनको आपस में डिवाइड करने पर कॉमन यहाँ पर गुणांक सिर्फ एक मिलता है, तो हम कहते हैं कि ये आपस में अब सहअभाज्य है। आगे यही चीज डेफिनेशन फिर से महत्तम समापवर्तक के फॉर्मेट में लिखी है कि मान लीजिए एफ आपने फील्ड लिया है और इसमें इसके सारे बहुपद हमने f1 से लेकर fn तक डिफाइन किया है और जीएक्स हमने एक गुणांक की यहाँ पर मोनिक पॉलिनोमियल यानी इसके सारे जो भी लीडिंग कोफिशिएंट है वो सब 1 लिया है, ऐसा हमने एक पॉलिनोमियल लिया है। तो जीएक्स हमारा क्या, अगर जीएक्स हमारा इन सारे बहुपदों के लिए महत्तम समापवर्तक तब कहलाएगा जब जीएक्स जो है एफएक्स से लेकर एफएन तक सारे बहुपदों को डिवाइड कर दे और जीएक्स के अलावा जो भी बहुपद इन सारे बहुपदों को डिवाइड करेगा वो बहुपद जीएक्स को भी डिवाइड करे, तो हम कहेंगे कि ये जो जीएक्स हमारा मोनिक पॉलिनोमियल है, एक गुणांक की पॉलिनोमियल है, वो हमारा महत्तम समापवर्तक है किसका, एफ ऑफ एक्स का। तो इसी पर ही जो अभी प्रीवियस हमने डेफिनेशन डिफाइन, इसी को और डिटेल में समझने के लिए यहाँ पर उदाहरण लीजिए। देखिए हमने यहाँ पर दो यहाँ पर पॉलिनोमियल लिया, एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। हमें इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है कि क्या कोई ऐसा पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है जो पहले और दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है, और इसके अलावा अगर हमने क्लेम किया कि डीएक्स हमारा जो पॉलिनोमियल है वो इन दोनों पॉलिनोमियल को अगर पूर्णतः विभाजित कर रहा है तो ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है या नहीं। अगर वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा तो यानी उसके अलावा जितने भी पॉलिनोमियल है जो ए और बी दोनों, इन दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पॉलिनोमियल को भी डिवाइड करेंगे, तभी हम ऐसा क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉलिनोमियल जो एक्स क्यूब माइनस 1, इसको डिवीजन एल्गोरिथम से हम भागफल और शेषफल के फॉर्मेट में अगर हम लिखें तो हम पाते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 1 को हम लिखने के लिए हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, जहां पर ये x माइनस 1 हमारा शेषफल है और x माइनस 1 विभाजन एल्गोरिथम से हमने पाया कि यहाँ पर x माइनस 1 हमारा यहाँ पर शेषफल है। इसी तरह अब हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को फिर से डिवीजन एल्गोरिथम से भागफल और शेषफल के फॉर्मेट में अगर हम लिखने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 0 है, तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 हो जा रहा है। तो अब हम ऐसे चरण पर पहुंच चुके हैं जब हमारा यहाँ पर शेषफल की वैल्यू 0 हो जा रही है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हम फैक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वो x इंटू एक्स माइनस 1। अब इन दोनों जो इक्वेशन नंबर 8 और 9 है, इन दोनों को अगर आपस में मिलाकर देखा जाए तो आप पाएंगे कि x माइनस 1 जो हमारा है, ये x माइनस 1 क्या होगा, x माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 1 को भी डिवाइड कर दे रहा है और x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स को भी यहाँ पर डिवाइड कर दे रहा है। तो ये एक कॉमन यहाँ पर हमें एक बहुपद मिला, या आप कह सकते हैं कि बहुपद मिला, जिसको हम एच एक्स से अगर डी एक्स से डिफाइन करें तो ये इसको हम क्लेम कर सकते हैं कि ये हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। इसके अलावा इन दोनों जो पॉलिनोमियल को डिवाइड करने वाला जो भी पॉलिनोमियल मिलेगा, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो x माइनस 1 को डिफाइन करेगा, को डिवाइड कर सकता है। तो हमने पाया कि इसके अलावा कोई और यहाँ पर पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये x माइनस 1 के अलावा अगर हमने कोई पॉलिनोमियल यहाँ पर सर्च करने की कोशिश की जो इन दोनों पॉलिनोमियल को एक साथ डिवाइड करे, तो ऐसा नहीं है, वो x माइनस 1 खुद ही है। तो यहाँ पर यही पॉलिनोमियल है जो इनको डिवाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यही हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। और दूसरे शब्दों में जो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक की जो डेफिनेशन है, इसको भी ये रूल नंबर 1 को भी फॉलो कर रहा है कि डिवाइड कर रहा है, और इसके अलावा अगर प्रेजेंट होता है तो डिवाइड करेगा। क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि x माइनस 1 अपने आप को डिवाइड कर रहा है, x माइनस 1 को ही, जिसकी वैल्यू 1 आ जाएगी डिवाइड करने पर, तो आप पाते हैं कि ये इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। अब यहाँ पर दूसरे शब्दों में आप पाएंगे कि यहाँ पर हम इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो x है, x की पावर 1 है, तो ये एक घात का बहुपद है, और इसका कोफिशिएंट क्योंकि 1 है तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर एक गुणांकी या मोनिक पॉलिनोमियल है।
अब बहुपदों के वलयों में हम इसकी गुणजावलियों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि एफ ऑफ एक्स की जितनी भी गुणजावली होगी वो एक मुख्य गुणजावली होती है अगर एफ हमारा एक फील्ड होता है। तो ये पिछले आप इसको एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हैं कि हम एक फील्ड लें और उस पर एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करें और इसकी जितनी भी गुणजावलियां हम निकालेंगे तो आप पाएंगे कि ये सारी गुणजावलियां ही हमारे ये सारी ही एक मुख्य गुणजावली होती है। तो अब हम अगली इकाई के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बहुपदों के मूल और उनके गुणनखंड। तो पिछली इकाई में हमने बहुपदों पर डिफाइंड हमने उसके समुच्चय और उनको देखा कि वो वलय में डिफाइंड होते हैं और वलय में होने के बाद वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करता है और कौन सी प्रॉपर्टी को प्रिजर्व नहीं करता। इस इकाई में हम बहुपदों के मूल और उनके गुणनखंड के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसकी परिभाषा यहाँ पर कि पहले तो हम बहुपदों का मूल क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए आर एक रिंग है और एफ ऑफ एक्स उस पर डिफाइंड कोई एक हमने एक बहुपद लिया। ये बहुपद किसका मेंबर होगा? आर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एक्स का है। ठीक है, तो अगर हमने कोई एक नया वेरिएबल एक नया मेंबर हमने लिखा जिसमें एक्स को हम किसी नंबर से हमने रिप्लेस कर दिया। अगर किसी नंबर से हम रिप्लेस कर दें, किसी रियल नंबर से रिप्लेस कर दें और ये हमारा शून्य पे कन्वर्ट हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए, यानी जैसे यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू को अगर हमने किसी एक नए वेरिएबल नए नंबर रियल नंबर आर से हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया तो एफ ऑफ आर की वैल्यू क्या हो जा रही है? a0 प्लस a1 आर से लेकर an r रेज़ टू पावर n। अब हमने पाया कि आर रखने पर ये वैल्यू एफ ऑफ आर की वैल्यू हमारी 0 हो जा रही है। तो हम 0 अगर हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये हमारा जो आर बहुपद है अगर ये 0 में कन्वर्ट हो जाता है तो ये हम कहते हैं कि ये जो आर है ये एफ एक्स का एक मूल होगा, मूल कहलाता है। तो यानी जो भी हमने बहुपद यहाँ पर डिफाइन किया गया है, अब हमें रियल नंबर सेट से ऐसे ऐसे नंबर्स को यहाँ पर ढूंढना होगा, वो नंबर्स क्या जो एफ एक्स को 0 में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, इसको आगे एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं। तो हमारे ऐसे नंबर्स जो एफ एक्स में एक्स को रिप्लेस करने पर उस बहुपद में एक्स की जगह पर वो नंबर रखने पर वो बहुपद अगर शून्य बहुपद में कन्वर्ट हो जाता है या 0 के बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो नंबर हमारा उस बहुपद का मूल्य होगा, उस बहुपद का मूल होगा। उदाहरण के फॉर्मेट में देखिए जैसे 2 जेड में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमने 12 माइनस 2x स्क्वायर ली है। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जा रही है? 0 के बराबर हो जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 क्या है? ये 2z का एक मूल है। इसी तरह एफ ऑफ -2 हमने रखकर देखा ये 0 के बराबर नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि -2z का यहाँ पर मूल नहीं है। ठीक है, तो जो बहुपद को 0 में कन्वर्ट कर दे वो सारे नंबर हमारा जो रिंग होगा उसका हम कहेंगे कि ये उसका मूल या रूट है। अब आगे बढ़ते हैं, इन मूलों की मल्टीप्लिसिटी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मान लीजिए आर आपका रिंग है और एफ एक्स एक ऐसा पॉलिनोमियल है, ऐसा एक पॉलिनोमियल है जिसमें जो अब जिसको हम फैक्टर के फॉर्मेट में अगर डिवीजन एल्गोरिथम से फॉर्मेट से अगर हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर वो एफ एक्स कुछ इस तरह से बन रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस ए रेज टू द पावर एम इंटू समथिंग कोई नया पॉलिनोमियल जी एक्स, यानी एफ एक्स में एक्स माइनस ए का जो टर्म है वो एम टाइम्स वहां पर मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि x माइनस ए की पावर m एफ एक्स को डिवाइड कर रहा है और क्योंकि पावर m तक लिखा हुआ है तो जैसे ही एक पावर ज्यादा ले रहा है वो एफ एक्स को अब डिफाइन नहीं कर पा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि एफ एक्स जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें m मूल का जो यहाँ पर m मूल की जो मल्टीप्लिसिटी है वो जो हमारा a मूल है उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है? वो m टाइम्स है। पहले तो ये मूल क्यों है आप इस बात को समझिए। मैंने एग्जांपल में ही आपको बताया कि एफ एक्स की वैल्यू x माइनस ए रेज टू द पावर m इंटू जी एक्स है। यहाँ पर x की वैल्यू अगर आपने a रख दिया तो ये एफ एक्स को 0 कर रहा है। इसका मतलब a क्या है? इसका जो भी आपने रिंग लिया उसका मूल है। अब ये मूल की मल्टीप्लिसिटी की बात की जा रही है कि कितनी बार ये 0 हो रहा है। तो यहाँ पर x माइनस ए का जो फैक्टर है वो उसका पावर हम मैक्सिमम पावर देख रहे हैं वो m है, यानी ये x माइनस ए की जो मल्टीप्लिसिटी है यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा जाए वो m टाइम्स लिखा जा रहा है। और किसी भी एक फैक्टर में अगर a की वैल्यू को हम x की वैल्यू a से रिप्लेस कर दें तो वो पूरे फैक्टर को वहां पर 0 कर रहा है। तो उस एफ एक्स को 0 करने के लिए
आपके पास m फैक्टर है और उसमें किसी भी फैक्टर में आप x को a से रिप्लेस करते हैं तो वो fx 0 हो जा रहा है, तो वो a हमारा f का मूल बन जा रहा है। तो ऐसा हम कितनी बार कर सकते हैं? ऐसा हम m बार कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये fx हमारा ये का जो a मूल है, इसकी मल्टीप्लिसिटी हमें जो मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर m है, क्योंकि यहाँ पर जो जो टर्म fx को 0 कर रहा है वो m टाइम्स वहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। इसी तरह आप सारे मूल्स को अगर हमें निकालने की यहाँ पर हम कोशिश करें कि तो जो भी बहुपद है उसके कितने मूल होंगे यहाँ पर, तो आप ये प्रमेय है, इससे हमें ये पता चलता है कि fx अगर कोई हमारा बहुपद है और उसकी घात यहाँ पर अगर n है, तो उसमें अधिकतम n मूल ही हो सकते हैं। जितनी उसकी घात होती है उसमें उतने ही मूल हो सकते हैं, उससे ज्यादा मूल वहां पर नहीं होंगे। और वो मूल आपस डिफरेंट हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट उससे ज्यादा वहां पर मूल नहीं होंगे। तो वो सारे मूल निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका आपका ट्रायल एंड एरर मेथड भी होता है, जिसमें हम रैंडम नंबर्स को रखकर देखते हैं। जैसे fx की वैल्यू x⁵ माइनस 2x+1 है। इसके मूल निकालने के लिए बस आप x की वैल्यू 1 रखकर देखिए, 2 रखकर देखिए। तो हमने x ऐसे डिफरेंट एक रखकर चेक किया तो हमने पाया कि ये वैल्यू 0 हो जा रही है, तो यानी एक इसका मूल है। पर ये तरीका बहुत यूजफुल नहीं है। इस तरीके से हम इसके सारे मूल नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसकी लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब इसमें अधिकतम 5 मूल मिलते हैं। तो वो पांचों मूल कौन कौन से होंगे, तो वो यहाँ पर इस मेथड से निकालना आसान नहीं है। आगे हम अखंडनीय बहुपदों के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बहुपद हमारा कब खंडनीय होगा और कब नहीं होगा। खंडनीय से मतलब यही है कि क्या इसको फैक्टर फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे कि आपने fx की वैल्यू रिमाइंडर थ्योरम से क्या लिखा था, qx इंटू gx प्लस rx। अगर rx की वैल्यू 0 हो जाती है किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने में, तो यानी वो फैक्टर हमारा खंडनीय है। और अगर वो rx की वैल्यू वहां पर 0 नहीं हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो बहुपद है वो, ये भी एक तरीका है डिफाइन करने का कि वो बहुपद वहां पर खंडनीय नहीं है। अब जैसे x² - 1 के बारे में चेक किया जा रहा है कि क्या ये खंडनीय है कि नहीं, क्या इसको फैक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं। तो आपने पाया इसको हम लिख सकते हैं x-1 इंटू x+1, एंड कोई भी देखिए प्लस यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर टर्म यहाँ पर नहीं है, इसे सिंपल दो टर्म के मल्टीप्लीकेशन से लिखा गया है। तो आपने पाया कि यहाँ पर इसके दो फैक्टर के फॉर्मेट में लिखा है, जिसमें पहला जो टर्म है उसकी डिग्री 1 है और दूसरे भी टर्म की डिग्री यहाँ पर 1 है। तो x² - 1 यहाँ पर एक ऐसा बहुपद है जो यहाँ पर खंडनीय है। आगे हम और बहुपदों के बारे में चेक करते हैं कि वो खंडनीय है कि नहीं। तो x² + 1 के बारे में चेक करने जा रहे हैं कि क्या वो जो रिंग विद पॉलिनोमियल डिफाइन हुआ जो यहाँ पर रियल सेट है, इस पर खंडनीय है या नहीं। तो x² अगर खंडनीय होगा तो वहां पर दो ऐसे पॉलिनोमियल्स हमें मिलेंगे जो fx और gx, जिनके मल्टीप्लीकेशन से हम इसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं x² + 1 के बारे में, तो कि हमने पाया कि जो इसका जो मूल x² + 1 में अगर इसको हम ये मान के चलते हैं, अगर हम अपोजिट मान के चले कि इसको ये खंडनीय है, इसका मतलब दो पॉलिनोमियल हमारे यहाँ पर ऐसे मिलेंगे fx और gx, जिसकी डिग्री 2 से कम होगी, हमेशा दो या दो से कम ही होगी, यही पॉसिबिलिटी है। तो अब हम उनके बारे में सर्च करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है। तो मान लीजिए एक केस ये कि अगर डिग्री ऑफ fx की वैल्यू 1 है, अगर डिग्री ऑफ fx की वैल्यू 1 है तो हम पाते हैं कि r में x² + 1 का कोई ना कोई मूल होना चाहिए, जो कि गलत है, क्योंकि इसके मूल सारे इमेजिनरी होते हैं और इमेजिनरी नंबर r में यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब डिग्री ऑफ fx की वैल्यू यहाँ पर 1 के बराबर नहीं है। तो या तो डिग्री ऑफ fx की वैल्यू 0 के बराबर होगी या डिग्री ऑफ fx की वैल्यू 2 के बराबर होगी। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ fx की वैल्यू 2 के बराबर आपने ले लिया तो डिग्री ऑफ gx की वैल्यू 2 बराबर 0 होनी चाहिए, क्योंकि 2 से ज्यादा तो हो नहीं सकता इनकी डिग्री। तो आप ये जो कि यहाँ पर गलत है, तो क्योंकि अब इनको यानी कि दो बहुपदों के मल्टीप्लीकेशन पे हम नहीं लिख सकते, तो इससे रिजल्ट हमें ये मिला, दोनों पॉसिबिलिटी में हमने देखा कि यहाँ पर ये नहीं हो सकता, तो हमें ये रिजल्ट मिला कि x² + 1 यहाँ पर जो पॉलिनोमियल हमें मिला ये अखंडनीय है, किस पे, रिंग विद पॉलिनोमियल डिफाइंड ओवर रियल सेट पर। ठीक है, तो बाकी हो सकता है कि आपने किसी और रिंग विद पॉलिनोमियल पे, जैसे कि मैं भी आपको हिंट करूं कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर पे अगर देखा जाए तो उस पर ये हमारा खंडनीय होगा। ठीक है, तो अगला इसी एग्जाम्पल से हम अब अगले स्टेटमेंट हम दे सकते हैं। मान लीजिए f एक क्षेत्र है और px उसका कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर इक्वल टू 2 है, तो ये पॉलिनोमियल fx में अखंडनीय है, तो px का कोई मूल नहीं मिलेगा fx में।
क्या मैंने स्टेटमेंट बताया कि एफ अगर कोई फील्ड है, पीएक्स कोई पॉलिनोमियल है रिंग विद पॉलिनोमियल एफएक्स पे, और डिग्री ऑफ पीएक्स की कंडीशन है कि उसकी वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 2 है, और हमने ये क्लेम किया कि ये अगर अखंडनीय है तो पीएक्स का कोई भी मूल एफ में नहीं मिलेगा। आगे इस पे प्रमेय और हम देख सकते हैं कि मान लीजिए एफ एक क्षेत्र है और एफ पर पीएक्स एक द्विघात या त्रिघात बहुपद है और एफ में पीएक्स का कोई मूल नहीं है, तो एफएक्स में पीएक्स हमारा अखंडनीय है। तो आपने इसको देखा कि कन्वर्सली भी हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं खंडनीय और अखंडनीय पे, कि खंडनीय होने पर क्या होगा और अखंडनीय होने पर ये क्या होगा। तो पीएक्स अगर द्विघात त्रिघात बहुपद है तो और उसका कोई भी मूल्य हमारा जिस भी फील्ड पर वो पॉलिनोमियल डिफाइंड है, अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि एफएक्स में वो पीएक्स हमारा अखंडनीय है। अगर फील्ड यहाँ पर हम चेंज करेंगे तो मे बी ये हमारा जो पॉलिनोमियल है वो खंडनीय में कन्वर्ट होगा, जैसा कि आपने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा। तो इस पे डिफाइंड यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 4 दिया हुआ है। हमने यहाँ पर पॉलिनोमियल लिया है सेट ऑफ रेशनल नंबर जिसमें पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस पी। अब हमें ये चेक करना है कि ये हमारा फील्ड है या नहीं, अगर है तो क्यों है और क्यों नहीं है। तो हम इस एग्जांपल में आप समझेंगे, आपको मिलेगा कि ये हमारा एक फील्ड कहलाता है। वो क्यों है? क्योंकि हमने प्रमेय जो 7 नंबर हमने यहाँ पर अभी डिफाइन की है कि एफ अगर क्षेत्र है और एफ एक्स हमारा एफ ऑफ एक्स का मेंबर है, तो एफ ऑफ एक्स में ये पॉलिनोमियल हमारा अखंडनीय होता है। अगर ऐसा अखंडनीय है तो एफ एक्स की जो गुर्जावली एफ एक्स है वो एक उच्चिष्ट गुर्जावली होती है। तो यहाँ पर भी हमने पाया कि क्यू एक्स की जो गुर्जावली है एक्स क्यूब माइनस बी, जो यहाँ पर हमने डिफाइन किया है, ये एक उच्चिष्ट गुर्जावली है। और इस प्रमेय नंबर 7 को यहाँ पर अप्लाई करने पर हमने पाया कि ये हमारा एक क्षेत्र होगा। इसी प्रकार हम कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर और रेशनल नंबर पर भी बहुपदों की अखंडनीयता के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। आगे ये अद्वितीय यहाँ पर यूनिक गुणनखंड के यहाँ पर स्टेटमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इन सब चीजों पर अखंडनीय बहुपदों पर है, जिसके बारे में एक बार मैं जरूर बताना चाहूंगी कि मान लीजिए एफ आपका एक क्षेत्र है तथा एफ एक्स एक हमने पॉलिनोमियल लिया जिसकी डिग्री n है। तो एफएक्स में ऐसे अखंडनीय बहुपद होंगे, एफएक्स को ऐसे अखंडनीय बहुपद के बहुपद एफएक्स को ऐसे अखंडनीय बहुपदों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि पीएक्स एंड पीएम से लिखा गया है, पी1 से लेकर पीएम तक लिखा गया है। ये पी वर्ड यहाँ पर क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये प्राइम नंबर से लिया गया है। तो ये बताता है कि ये जो पीएक्स पी2 पीएम जो पॉलिनोमियल्स लिए गए हैं ये अपने आप में अखंडनीय है, और इनके मल्टीप्लीकेशन से अगर कोई पॉलिनोमियल यहाँ पर डिफाइंड है तो ये जो हमारा अखंडनीय बहुपदों का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, इसी से ही आप अद्वितीय गुणनखंड को यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।